वर्षा की शादी तय हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से उसके पिता ने ये रिश्ता पक्का किया था। वर्षा के पिता रघु रास्ते पर भीख मांगते हैं। उनका एक पैर नहीं है, इसीलिए चलने फिरने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। वर्षा अपने पिता को हर सुबह घर से मेन रोड के फुटपाथ पर छोड़कर आती है और शाम को वापस घर ले आती है। आज रघु बड़ा खुश है। अच्छा हुआ कि तेरी शादी पक्की हो गई, अब मैं चैन से जी पाऊंगा। लेकिन मुझे तो आपकी चिंता हो रही है पिताजी। मैं ससुराल चली गई तो आपको कौन देखेगा? आप अकेले कैसे सब कुछ संभालोगे? अरे मैं संभाल लूंगा बेटी, मेरी वजह से क्या तू शादी नहीं करेगी? लेकिन शादी करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। शादी का लहंगा कितना महंगा होता है, जानते भी हैं आप। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा बेटी, तू चिंता मत कर। रघु ने वर्षा को मना लिया। वर्षा की शादी प्रीतम से होने वाली थी। प्रीतम की खुद की एक दुकान थी, जो कि रघु के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे किसी भी कीमत पर ये शादी करवानी थी, इसीलिए उसने सेठ से 5 लाख रुपए उधार मांग लिए। सेठ, बेटी की शादी है, कुछ पैसे उधार दे दो ना। तेरी बेटी की शादी? अरे वाह, क्या जमाना आ गया। भिखारियों की बेटी की भी शादी हो रही है। लेकिन दहेज में क्या देगा? लड़के वाले अच्छे हैं सेठ, उन्हें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन शादी के खर्चे तो हैं। बेटी का लहंगा खरीदना है। कितने पैसे उधार चाहिए? 5 लाख मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है, दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सूद समेत वापस चाहिए। शादी के 2 महीने के अंदर मुझे पैसे वापस चाहिए। ठीक है सेठ। सेठ ने रघु को पैसे दे दिए। वर्षा रघु के साथ सेठ के पास आई थी और उसे देखकर सेठ को अच्छा लगा। वर्षा सेठ को पसंद आ गई। सेठ ने एक प्लान बनाया। रघु और वर्षा पैसे लेकर रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी सेठ ने अपने एक गुंडे को भेज दिया। वो गुंडा चुपके से आया और पैसा छीनकर भाग गया। अरे, पैसा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो! चोर चोर! रघु दौड़ नहीं सकता था और वर्षा भी कुछ देर दौड़ने के बाद थक गई। वो गुंडा पैसे लेकर भाग गया। रघु और वर्षा रोने बैठ गए। पैसा मिला और चोरी हो गया, अब क्या करूं? तेरी शादी कैसे होगी? आपको शादी की पड़ी है, ये पैसे भी तो लौटाने हैं आपको। कैसे लौटाएंगे? पैसे तो गए, जो पैसा काम पर ही नहीं आया उसी पैसे को ब्याज समेत लौटाना है। हे भगवान, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? उधर वो गुंडा पैसे लेकर सेठ के पास वापस चला गया। ये लीजिए सेठ, आपके पैसे। बहुत बढ़िया। लेकिन आपका प्लान क्या है सेठ? मैं वर्षा से शादी करना चाहता हूँ। रघु के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब वो लड़का वर्षा से शादी नहीं करेगा और रघु पैसा भी नहीं लौटा पाएगा। तब मैं उसके बदले वर्षा से शादी कर लूंगा। लेकिन ये बात सेठ की बीवी ने सुन ली। सेठ अपनी बीवी उर्मिला से प्यार नहीं करता था। सेठ की बीवी को दूसरी शादी के बारे में सुनकर गुस्सा आ गया। अच्छा, तो इन्हें दूसरी शादी करनी है। मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कभी नहीं कर सकेंगे। ये मेरा चैलेंज है। दिसंबर में वर्षा की शादी होने वाली थी। शादी के लिए और 1 महीना बचा था और तभी जोरदार ठंड पड़ने लगी। इधर उधर बर्फ गिरने की भी बात होने लगी। इस साल दबा के ठंड पड़ने वाली है। हाँ भाई, न्यूज वाले बोल रहे हैं कि बर्फ भी गिर सकती है, संभल कर रहना। ठंड बढ़ने के साथ साथ रास्ते पर लोग भी कम होने लगे। इसी वजह से रघु को भीख भी कम मिलने लगी। रघु और परेशान हो गया। पता नहीं ये क्या हो रहा है, लगता है भगवान हम पर गुस्सा है। नहीं पिताजी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें बस एक दूसरे के साथ डट कर खड़े रहना है। चल बेटी, जाके सेठ से कहते हैं कि पैसा चोरी हो गया है, शायद हमारी उधार माफ कर दे। चलिए पिताजी, और कोई चारा भी तो नहीं है। वो दोनों सेठ के पास चले गए और रो रो कर कहने लगे, पैसा चोरी हो गया सेठ, हमें माफ कर दीजिए। हम गरीब हैं, इतना पैसा कैसे लौटाएंगे? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब सेठ का ही किया धरा है। वो दोनों रोते रहे और सेठ मन ही मन हंसने लगा। रो लो, जितना मर्जी रो लो, मैं तो वर्षा से शादी मनाने वाला हूँ। सेठ ने उन दोनों से कहा, नहीं, उधार माफ नहीं करूंगा, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। सेठ ने दोनों की बात नहीं सुनी। दोनों रोते हुए वापस अपने घर लौट गए और उनके पीछे पीछे सेठ की बीवी उर्मिला भी उनके घर पर आ गई। उर्मिला को देखकर वो दोनों चौंक गए। अरे, आप कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं सेठ की बीवी हूँ वर्षा। सुनो, वो चोरी सेठ ने खुद करवाई थी। सेठ ने खुद? लेकिन क्यों? वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। उर्मिला ने सेठ का भंडा फोड़ दिया। रघु घबरा गया। अच्छा, तो सेठ ने इसीलिए ऐसा किया, लेकिन अब क्या करें हम लोग? देखो, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से शादी करे। अगर तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ हो गई तो वो तुमसे शादी नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो शादी भी कैसे होगी? हमारे पास तो लहंगा खरीदने के भी पैसे नहीं है।
काश मैं तुम्हें पैसे दे सकती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन और कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। उर्मिला चली गई और बर्फ गिरने लगी। लो, अब बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई है। अब कैसे भीख मिलेगा मुझे? हम तो बर्बाद हो गए। पिताजी एक आखिरी कोशिश करते हैं। प्रीतम समझदार लड़का है, मैं उससे बात करती हूँ। वर्षा प्रीतम से बात करने के लिए चली गई। प्रीतम ने कहा, वर्षा, मुझे बस तुमसे मतलब है। मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। पहले उनसे बात करनी होगी। वर्षा ने अपने होने वाले ससुर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारे पास शादी का लहंगा खरीदने के पैसे तो हैं ना? नहीं, वो भी नहीं है। अभी तो पिताजी को भीख भी नहीं मिल रही है। देखो, हम एक भिखारी के घर रिश्ता तय किए हैं, यही बात है। लेकिन शादी का लहंगा भी नहीं खरीद सकती हो तो शादी के लिए उतावले क्यों हो रही थी? ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कुछ भी करके लहंगे का इंतजाम करूंगी। वर्षा वहां से चली गई, लेकिन वो सोच में पड़ गई। पता नहीं लहंगा कहाँ से आएगा। एक लहंगे की कीमत कम से कम 50,000 है। यहाँ तो खाने के पैसे नहीं है। बाहर तेज बर्फबारी शुरू हो गई और 2 दिन में पूरा इलाका बर्फ से सफेद हो गया। रघु और वर्षा के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे और रघु को भीख मिलनी भी बंद हो गई। वहाँ सेठ जी बड़े खुश होने लगे। बस और कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद मैं वर्षा से शादी कर लूंगा। शादी के लिए और 1 ही हफ्ता बाकी था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और रघु के घर पर खाना खत्म हो गया। वहाँ लहंगे की टेंशन है और यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हम मर जाएंगे। वर्षा बेटी, तू सेठ जी की पत्नी को कॉल कर। पैसा ना सही, खाना तो दे सकती है ना वो। वर्षा ने वही किया और उर्मिला उन लोगों के लिए खाना और 1 हफ्ते का राशन ले आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लहंगे का कुछ हुआ? लहंगा मिला कि नहीं? नहीं, लहंगे के लिए कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। लहंगा होने से मेरी शादी हो जाएगी, नहीं तो मुझे सेठ जी से शादी करनी होगी। ठीक है, मेरे पास एक पुराना लहंगा है, मैं ला कर देती हूँ। वर्षा को जैसे चांद मिल गया। उर्मिला जी ने लहंगा ला कर दिया। वर्षा थोड़ी सी खुश हुई थी कि तभी सेठ जी वहाँ आ गए। अच्छा, तो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। उर्मिला, तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सेठ ने लहंगा छीन लिया और उर्मिला को घर ले जाकर बहुत मारा और फिर उसे बांध कर रख दिया। इधर वर्षा रोने बैठ गई। मेरा नसीब ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता। रघु ने भी हार मान ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि हार के बाद जीत ही आती है हमेशा। शादी का दिन भी आ गया। थोड़ी देर में प्रीतम आने वाला है, लेकिन वर्षा के पास लहंगा ही नहीं है। तभी उसने देखा कि एक बच्चा स्नोमैन बना रहा है और बर्फ से ही उसका कपड़ा बना रहा है। वो देखकर वर्षा के दिमाग में आइडिया आया, अरे मैं तो बर्फ से ही लहंगा बना सकती हूँ। वर्षा ने फटाफट लहंगा बना लिया और उसे पहन लिया, लेकिन वो ठंड से कांपने लगी। प्रीतम और उसके पिता वहां आ गए। बहू, ये क्या पहना है तुमने? बर्फ का लहंगा। लहंगा खरीद नहीं सकी, इसलिए खुद ही बना लिया। और ये कहते हुए वो ठंड के मारे बेहोश हो गई। आग जलाकर वर्षा के शरीर को गर्म करना पड़ा, तब जाकर उसे होश आया। उसके ससुर ने कहा, मैं यही देखना चाहता था कि तुम हार मान लेती हो या कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेती हो। तुमने इंतजाम कर लिया, इसका मतलब मुश्किल वक्त में तुम मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ोगी। मुझे ये शादी मंजूर है। ससुर जी अपने साथ एक लहंगा लाए थे, वही पहनकर वर्षा ने शादी कर ली। खुश होकर उसके ससुर ने सेठ जी का सारा पैसा लौटा दिया। सेठ जी का सपना भी चूर चूर हो गया और रघु अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में ही रहने लगा। इसी तरह अंत में सब कुछ ठीक हो गया। बर्फ लहंगे ने सब कुछ ठीक कर दिया। मालती एक रिक्शे में अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर आई और डॉक्टर ब्रजेश के पैर पकड़कर रोने लगी। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब, उन्हें ठीक कर दीजिए। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। उन्हें ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, उन्हें ठीक कर दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर ब्रजेश ने कहा, देखिए, मैं समझ सकता हूँ। मेरा पैर छोड़ो, तुम्हारे पिता को हम अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ब्रजेश के कहने पर मालती ने डॉक्टर ब्रजेश का पैर छोड़ दिया, लेकिन वो रोती रही। उसके पिता नरेश को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। मालती अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर पैदल घर जा रही थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे, बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि मालती के आंसू की तरह अभी के अभी आसमान से बारिश धरती पर गिरेगी। पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराई, लेकिन बारिश होने वाली है। बारिश में अस्पताल के अंदर पानी घुस जाता है, पता नहीं क्या होगा। उधर ब्रजेश को जमीन पर ही सुला दिया गया। सरकारी अस्पतालों की हालत तो ऐसी ही थी, पर्याप्त बेड नहीं थे। मालती के पिता नरेश जमीन पर सोए हुए तड़पते रहे। अरे डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पानी पिला दो, दवाई खिला दो, कुछ तो दे दो। दर्द कम करा दो डॉक्टर साहब। नरेश को दवाई देकर डॉक्टर ब्रजेश अपने घर चले गए। घर जाकर ब्रजेश सो गए और तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई।
पूरे आसमान में काले बादलों ने बसेरा कर लिया और तेज बिजली चमकने लगी। अस्पताल मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी की दीवारें तेज बारिश से भीग गईं और पानी अंदर आने लगा। नरेश जमीन पर ही सोया हुआ था। ये जमीन भीगा भीगा सा क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, बारिश का पानी अंदर घुस रहा है, बारिश का पानी अंदर आ गया है। नरेश चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर एक नर्स वहाँ आई। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? बारिश का पानी अंदर आ गया है, मुझे यहाँ से उठा ले जाओ। कहाँ उठा ले जाऊं? बेड खाली नहीं है, यहीं सोए रहना होगा। यहाँ कैसे सो सकता हूँ? जिस तरह से बारिश हो रही है लगता है कुछ ही देर में बाढ़ आ जाएगा। जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे परेशान मत करो, चुपचाप सोए रहो। दिन भर मरीजों से तरह तरह की बातें करते करते नर्स थक गई थी। उसे भी नींद आ रही थी। वो भी अपने केबिन में जाकर सो गई। बारिश और तेज हो गई और सच में बाढ़ आ गई। अस्पताल के अंदर सारा पानी घुस गया और नरेश उस पानी में बहता चला गया। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि नरेश को कोई सुन ही नहीं पाया। नरेश बहता चला गया और बहते बहते बहुत दूर जा पहुंचा। उधर मालती को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं पिताजी किस हालत में होंगे, मैं अस्पताल ही चली जाती हूँ, अभी पिताजी को सहारे की जरूरत है। मालती बाढ़ में पैदल चलने लगी। कुछ देर बाद पानी इतना ज्यादा था कि उसे तैरना पड़ा। तैरते तैरते वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर पानी घुस गया है और बेड के ऊपर तक पानी आ गया है। हे राम, ये क्या, मेरे पिताजी कहाँ हैं? नर्स तब भी अपने केबिन में गहरी नींद में थी। मालती ने उसे बुलाया। उठिए मैडम, उठिए, मेरे पिताजी कहाँ हैं? कहाँ गए वो? नर्स नींद से उठी और चारों ओर देखकर हैरान हो गई। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, पानी में तो नहीं बह गए? क्या, पानी में? मुझे मेरे पिताजी को ढूंढना होगा। अभी के अभी डॉक्टर साहब को बुलाइए, बाकी मरीजों की हालत बहुत बुरी है। सच में बाकी मरीज चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ, अरे हमें बचाओ, अरे हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ। नर्स ने डॉक्टर ब्रजेश को कॉल किया। वो नींद से उठे और बाहर देखकर कहा, बाहर तो पानी ही पानी है, मुझे अस्पताल से घर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। ये सुनकर मालती ने कहा, मेरे पास नाव है, मेरे पापा मछुआरे थे ना, मैं नाव लेकर आपको लेने आती हूँ। मालती नाव लेकर डॉक्टर ब्रजेश के घर गई और उस पर सवार होकर ब्रजेश को अस्पताल लाई। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को ढूंढ दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें बाकी मरीजों के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये मिट्टी से बना हुआ अस्पताल ज्यादा देर तक बाढ़ और बारिश सह नहीं पाएगा। हमें इन लोगों को कहीं और ले जाना होगा। लेकिन कहाँ? अस्पताल के अलावा और कोई जगह भी तो नहीं है। लेकिन हम जगह बना सकते हैं। मतलब मैं गांव के लोगों के साथ मिलकर एक काम चलाने लायक बांस का अस्पताल बना सकती हूँ। उसके अंदर सभी को ले जाया जा सकता है। बांस का होगा इसलिए वो पानी में डूबेगा नहीं, सभी वहाँ आराम से रह सकेंगे। बहुत अच्छा मालती, तुम गांव वालों को बुला कर लाओ और वही करो। उसके बाद हम सभी मिलकर तुम्हारे पिताजी को ढूंढेंगे। मालती ने तुरंत सारे गांव वालों को बुलाया और सभी मिलकर बांस काट कर बांस का अस्पताल बनाने लगे। कुछ ही देर में बांस का टेम्परेरी अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मालती नाव में सभी मरीजों को बांस के अस्पताल में लाने लगी। सभी मरीजों को लाने के बाद अचानक से मिट्टी का अस्पताल बारिश की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। मिट्टी का अस्पताल टूटकर चूर-चूर हो गया। शुक्र है भगवान का, वहाँ पे होते तो पता नहीं क्या होता। मालती, आज तुम्हारी वजह से सभी मरीजों को जान बच पाए। तुम बहुत बहादुर हो। लेकिन मेरे पिताजी को ढूंढना होगा। हाँ, चलो तुम्हारे पिताजी को ढूंढते हैं। बांस का अस्पताल पानी में तैर रहा था, इसलिए तैरते तैरते वो लोग कुछ दूर गए। उन लोगों ने देखा नरेश एक भाई के सामने एक पेड़ को पकड़कर चिल्ला रहा है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे वो रहे पिताजी, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को बचाइए। डॉक्टर ब्रजेश ने अपनी जान की परवाह न करके बांस के अस्पताल के बाहर पानी में उतर गए। कमर के ऊपर तक पानी था। डॉक्टर ब्रजेश ने रिस्क लेकर नरेश को बचा लिया। पिताजी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि मौत के सामने हम सब लगंडे हैं। हाँ, ये बात सही कही आपने, लेकिन आपकी बेटी ने आज बांस का अस्पताल बनाकर हम सभी को मौत के मुंह से बचाया है। आपकी बेटी बहादुर और सुंदर है। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे? ये सुनकर मालती शर्मा गई। बांस के अस्पताल की वजह से सभी की जान बच गई। उसी में एक हफ्ते तक सभी रहे और उसके बाद बाढ़ खत्म हो गया। फिर मालती के साथ डॉक्टर ब्रजेश की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।